बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के चैप्टर 7 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्यूरी डिकम्पोजिशन को देखा था और क्यूरी डिकम्पोजिशन को प्रोसीड करने के लिए उसके जो 4 स्टेप्स थे हम लोगों ने वो देखे थे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन था, एनालिसिस देखा था, एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी और लास्ट में हमने उसकी रीराइटिंग देखी थी। और रीराइटिंग के अंदर मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जितनी भी हमने रीराइटिंग करनी होती है हमने ये देखना होता है कि हमने जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया उसके बाद जो एनालिसिस वाला काम किया था, और इन केस अगर स्टिल हमारी क्यूरी के अंदर कोई रिडंडेंसी थी या रेपिटेशन थी, हमें उसको किस तरीके से रिमूव करना था वो हमने देखा था। इन सारी चीज़ों के बाद जब हमने रीराइटिंग करनी थी क्यूरी की, तो उस रीराइटिंग को हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना था, बल्कि उसके लिए एक स्पेसिफिक हमने नाम यूज़ किया था ऑपरेटर ट्री का, जिसको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उसी ऑपरेटर ट्री को देखना है और उसको थोड़ा सा हमने डिटेल में देखना है कि किस तरीके से हमारे पास एक सिंपल क्यूरी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑपरेटर ट्री के अंदर। ये सारा हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेटर ट्री होता क्या है। एन ऑपरेटर ट्री इज अ ट्री इन विच अ लीफ नोड इज अ रिलेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब हमारे पास जो जर्नल बाइनरी ट्रीज होते थे जो आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर देखते हैं, उससे ये वाला जो हमारे पास ऑपरेटर ट्री है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास लीफ नोड के अंदर क्या है, वो रिलेशन या वो टेबल होगा जो डेटाबेस के अंदर स्टोर किया होता है। जबकि जब हम अपने बाइनरी ट्रीज की बात करते हैं या जो डिफरेंट ट्रीज होते हैं, वहां पे हमारे पास जो बेसिक नेम होता है या पेरेंट होता है ओरिजिनल, वो हमेशा सबसे टॉप पे आ रहा होता है एज अ रूट नोड। यहाँ पे बल्कि क्या हो गया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यानी कि ये हमारे पास जो रिलेशन का नेम होगा यानी कि जो हमारे पास एंटिटी होगी वो कहाँ पे होगी, वो लीफ नोड में यानी कि सबसे लोअर लेयर के ऊपर होगी। एंड अ नॉन लीफ नोड इज एन इंटरमीडिएट रिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर। और हमारी जो रूट नोड है और लीफ नोड के दरमियान में भी कुछ नोड्स आ रही होंगी, उनको हम क्या कह देते हैं, नॉन लीफ नोड्स कह देते हैं। ये वो नॉन लीफ नोड्स हैं जो इंटरमीडिएट रिलेशंस के लिए यूज हो रही होती हैं, और इनके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, ये रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स की मदद से रिलीज हो रही होती है। अब इनको हम आगे जाके जब हम अपना ऑपरेटर ट्री बनाएंगे तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज डायरेक्टेड फ्रॉम द लीफ टू द रूट। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते थे हमेशा हम वहाँ पे हिरार्की जो फॉलो करते थे वो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, यानी कि रूट नोड से हमने स्टार्ट किया और ग्रेजुअली हम कहाँ पे आते थे, अपनी लीफ नोड की तरफ आ रहे थे। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने बॉटम टू अप अप्रोच को यूज करना है, यानी कि लीफ नोड को सबसे पहले हम देखेंगे और ग्रेजुअली हमने क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके रूट तक पहुंचना है, विच रिप्रेजेंट्स द आंसर टू द क्यूरी। रूट नोड पे क्या पड़ा होगा, हमारा क्यूरी का ओरिजिनल आंसर पड़ा होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टपल रिलेशनल कैलकुलस क्यूरी इनटू एन ऑपरेटर ट्री। लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको पार्ट 1 स्टार्ट करवाया था, जब नॉर्मलाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी और क्यूरी डिकम्पोजिशन स्टार्ट की थी, फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने आपसे कहा था कि आपने दो बातों को याद रखना है। पहला ये था कि जब हम रिलेशनल कैलकुलस की बात करते हैं तो ये हमेशा हम इनपुट की बात कर रहे होते हैं, इनके इनपुट के लिए हम यूज करते हैं। और दूसरा हमने कहा था कि हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर आउटपुट। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टपल रिलेशनल कैलकुलस क्यूरी। अब टपल रिलेशनल कैलकुलस क्यूरी क्या होगी, वो इनपुट जिसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू एन ऑपरेटर ट्री। ऑपरेटर ट्री के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब इसके नीचे उन्होंने थोड़ा सा उसका प्रोसीजर बताया हुआ है इंग्लिश फॉर्म में, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट, अ डिफरेंट लीफ इज क्रिएटेड फॉर ईच डिफरेंट टपल वेरिएबल्स। यानी कि आपके पास एक क्यूरी के डिफरेंट टपल्स होते हैं। टपल्स हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे, यानी कि हमारे पास जो रिलेशंस आ रहे थे ये वैल्यूज आ रहे हैं। इन सीक्वल द लीव्स आर इमीडिएटली अवेलेबल इन द फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज में हमारे पास ये अवेलेबल होती हैं। क्यों, क्योंकि हमने ये कहा था कि टेबल का नेम हमेशा हमारा कहाँ पे होगा, लीफ नोड पे होगा, और टेबल का नेम हमें कहाँ मिल रहा होता है, हमारी क्यूरी के अंदर फ्रॉम क्लॉज के अंदर मिल रहा होता है। ये चीज़ बड़ी क्लियर होगी। फिर सेकंड पॉइंट में वो कहता है द रूट नोड इज क्रिएटेड एज अ प्रोजेक्ट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द रिजल्ट एट्रीब्यूट्स। अब आप ये देखो, रूट नोड पे लास्ट
स्लाइड के ऊपर भी हमने यही कहा था कि हमारा जो आउटपुट है वो पड़ी होगी। these are found in the select clause in SQL। ठीक हो गया। फर्स्ट पॉइंट में हमने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमारे पास जो लीफ नोड की वैल्यूज हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी, वो हमें फ्रॉम क्लॉज के अंदर से मिलेंगी। और फ्रॉम क्लॉज के अंदर क्या पड़ा हुआ था, हमारे टेबल या रिलेशन का नेम। सेकेंड पॉइंट में उसने बड़ा क्लियरली बता दिया कि रूट नोड पे जो आपने वैल्यू एंटर करनी है वो क्या होती है, वो हमारी फाइनल वैल्यू होती है। और फाइनल वैल्यू यानी कि ऐसी चीज जो आप शो करवाना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट, वो हमें कहाँ पे मिलेगा, वो हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर मिल जाएगा, यानी कि सेलेक्ट क्लॉज के अंदर मिलेगा। थर्ड में वो कहते हैं द क्वालिफिकेशन यानी कि जो वेयर क्लॉज है इज ट्रांसलेटेड इनटू द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेशंस। अब वेयर क्लॉज के अंदर आप अगेन देखो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, एंड आ जाता है, और आ जाता है, अगेन नॉट आ जाता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आपने इन सारे वेयर क्लॉज की वैल्यूज को क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हम किस तरीके से रिलेशनल ऑपरेशंस को यूज करेंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या आ जाता है, सेलेक्ट आ जाता है, ज्वाइन आ जाता है और यूनियन आ जाता है। इसके अलावा भी है आपके पास और बहुत सारे हैं। इंटरसेक्शन था हमारे पास, प्रोजेक्शन था यहाँ पे जो हमने यूज किया था, ज्वाइन की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मौजूद थी जो हम लोगों ने यूज की थी। गोइंग फ्रॉम द लीव्स टू द रूट, अगेन वही बात मैंने आपसे बार बार कही है कि ये आपकी बॉटम टू अप अप्रोच है। हमने एक पूरा ट्री बना लिया, अब जब हमने उसको ट्रेवर्स करना है यानी कि उसको सर्च करना है, देखना है या रीराइट करना है, तो हमने ऊपर से रूट से लीफ की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हमने लीफ नोड से रूट नोड की तरफ जाना है। The sequence can be given directly by the order of appearance of the predicates and operators। Predicates क्या थे, वो sentences या statements, एंड ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स जो हम यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं, आपका एंड भी हो सकता है, और भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है। अब हम सबसे पहले अपनी क्यूरी देखते हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट से क्यूरी बनाएंगे और इस क्यूरी को हम देखेंगे हमने किस तरीके से ऑपरेटर ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। ये आपके पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्म में होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी, आपने स्टेटमेंट से खुद ही क्या करना है, सबसे पहले आपने क्यूरी जनरेट करनी है और इस क्यूरी के रिप्रेजेंटेटिव आपने एक ऑपरेटर ट्री को ड्रॉ करना है या उसको आपने फिगर आउट करना है। स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज। अब हमें बड़ा क्लियर पता चल गया, सेलेक्ट क्लोज में हमने क्या करना है, हमने एम्प्लॉय का नेम फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि हमें हमारी आउटपुट यहीं पे पता चल गई है। आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्लॉय का नेम यानी कि ई नेम आ रहा है, अदर देन जे डॉट डो। अब ये वेयर क्लॉज का एक पोर्शन मुझे थोड़ा सा पता चल रहा है, वो कह रहा है कि उन एम्प्लॉयज का नेम आपने मुझे बताना है। सबसे पहला वो पॉइंट कर रहा है जिसका नाम जे डॉट डो नहीं हो, यानी कि हम कह सकते हैं एम्प्लॉय नेम इज नॉट इक्वल टू जे डॉट डो। ये हमारा एक वेयर क्लॉज का पार्ट था, एक कंडीशन थी। उसके आगे भी वो बता रहा है, कह रहा है who worked on the CAD और CAM प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं उन एम्प्लॉय के नेम होने चाहिए जिन्होंने कैड या कैम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। इसका मतलब ये है कि जब हमने कह दिया कि एम्प्लॉय नेम इज नॉट इक्वल टू जे डॉट डो, एंड हम एंड लगाएंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल टू कैड स्लैश कैम, ठीक हो गया, फॉर आइदर 1 और 2 ईयर्स। अब 1 और 2 ईयर्स अगेन क्या आ गई हमारे पास, ड्यूरेशन आ गई है, 1 ईयर और 2 ईयर्स। तो वो क्या करेगा, जब प्रोजेक्ट वाला बात कर ली फिर नेक्स्ट लाइन पे हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे क्योंकि अभी कंडीशन हमारी कंटिन्यू है, एंड उसके बाद हम लिखेंगे ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 और 2 ईयर्स। नीचे उन्होंने उसी तरह से बताया, उन्होंने कहा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम। अब आप फ्रॉम में देखो, क्योंकि हम यहाँ पे 2-3 बातें कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट की भी बात कर रहे थे, हम असाइनमेंट भी कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय नेम की भी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 टेबल्स आ जाते हैं। अब ये 3 टेबल्स हमने जो लिए हैं इनको हमने कहाँ पर लिखना था, ये वो 3 टेबल्स हैं जिनके बारे में हमने ये कहा था कि ये हमारी लीफ नोट्स पे होंगे। हमने रिलेशंस की बात की थी ना कि रिलेशंस को हम लीफ नोट पे लिखेंगे, और हमें वो मिलने कहाँ से थे, वो हमें फ्रॉम क्लॉज से मिलने थे। हमें 2 चीजें पता चल गई, एक तो हमें पता चल गया कि हमारे लीफ नोट पे क्या आ रहा है, लीफ नोट पे हमारी 3 वैल्यूज आ रही है, यानी कि 3 लीफ बनेंगे, एक प्रोजेक्ट का, एक असाइनमेंट का और एक एम्प्लॉय का। और हमें ये भी पता चल गया रूट नोट पे क्या होगा, हमारे पास क्या आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया। अब
दरमियान में यानी कि जितने भी आपके इंटरमीडिएट लीव्स थे, जहाँ पे हमने सिलेक्शन यूज़ करना था, प्रोजेक्शन यूज़ करना था, यूनियन यूज़ करना था, जॉइन यूज़ करना था और जॉइन की डिफरेंट टाइप्स यूज़ करनी थी, वो कहाँ पे हैं? वो बाकी सारा नीचे बच गया जो वेयर क्लॉज़ के अंदर था। इसको अब हम देखते हैं। ये आपके पास ऑपरेटर ट्री की एक शक्ल है, यानी कि ऑपरेटर ट्री हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप लिस्ट देखते हैं और डाउन वाला देखते हैं, यानी कि हम अपना रूट नोड देखेंगे और लास्ट वाला लीफ नोड देखेंगे जो हमें बड़ा क्लियरली समझ आ रहा है। सबसे ऊपर आप देखो ई नेम हमारा कहाँ पड़ा हुआ था? सेलेक्ट में पड़ा हुआ था और हमने ये कहा था कि ये हमारी आउटपुट है जो हम शो करवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है, हम सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे और जो डिस्प्ले वाली चीजें थी वो हम क्या करते होते थे? वो हम प्रोजेक्शन के साथ यूज करते थे प्रोजेक्ट को। और प्रोजेक्शन का हमारा सिंबल क्या होता था? ये पाई से रेलेवेंट हम यूज करते होते थे। तो रूट नोड पे क्या आ गया? एम्प्लॉय नेम आ गया। दूसरी ऑप्शन हमने कही थी कि लीफ नोड पे क्या होना चाहिए? लीफ नोड पे हमने कहा था कि हमारे जितने भी रिलेशंस यूज हो रहे हैं इसके अंदर, यानी कि टेबल्स के नेम वो यूज करने हैं और वो हमें कहाँ मिलने थे? फ्रॉम क्लॉज के अंदर। वो हमने कहा था कि हमारे पास 3 थे, प्रोजेक्शन था, सॉरी प्रोजेक्ट था, असाइनमेंट था और एम्प्लॉय था। तो आप ये देखो लास्ट वाली रो के अंदर जो लास्ट हमारे पास 3 लीफ नोड्स आ रही हैं वो यही है, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है और एम्प्लॉय है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दरमियान में जरा आप देखो, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय नेम के नीचे उसने क्या बताया है? उसने ड्यूरेशन बता दी। फिर उससे नीचे उसने प्रोजेक्ट का नेम बता दिया। उससे नीचे उसने बता दिया कि एम्प्लॉय का नेम इज नॉट इक्वल टू जे डॉट डो। और उसके बाद उसने बता दिया कि हिरारकी आप किस किस टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। अब जब टेबल को ज्वाइन करना है इसका हमें कैसे पता चलेगा? आप इस प्रीवियस एग्जाम्पल को दोबारा से देखो जहां हमने क्यूरी लिखी थी। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा था वेयर assignment dot employee number is equal to employee dot employee number। अब ये दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, इक्वल कह रहे हैं। असाइनमेंट का एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पे देखो, असाइनमेंट का एम्प्लॉय नंबर ये जो राइट साइड पे है और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, दोनों की डॉट के बाद वाली वैल्यू सेम थी। तो उन्होंने क्या किया? अप एरो शो किया और एम्प्लॉय नंबर को जॉइन वाले सिंबल के साथ शो कर दिया। अब देखो एम्प्लॉय नंबर के साथ जॉइन का सिंबल यूज हुआ है, वो क्या शो कर रहा है कि ये जॉइन हुआ हुआ है किसकी किसकी मदद से? नीचे वाले असाइनमेंट और नीचे वाले एम्प्लॉय की मदद से। ठीक हो गया। अब दोबारा पीछे जाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। वो कहते हैं एंड असाइनमेंट का प्रोजेक्ट नंबर एंड प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नंबर भी हमने ज्वाइन कर देना। क्या किया? असाइनमेंट का प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नंबर। यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नंबर हमने लेफ्ट साइड से ऊपर किया और असाइनमेंट का प्रोजेक्ट नंबर भी हमारे पास इन नीचे वाली ही हिरारकी से ऊपर आएगा। क्योंकि असाइनमेंट हमारे पास नीचे था, हम डायरेक्ट एरो नहीं लगाएंगे बल्कि हमने इनडायरेक्ट एरो लगा देना था। और प्रोजेक्ट नंबर के साथ आप देखो अगेन हमने ज्वाइन का सिंबल यूज किया है। आपने इन सिंबल्स को जरूर याद रखना है और इनको आपने यूज करना है। अब प्रोजेक्ट नंबर वाला काम यहाँ तक हो गया। उसके ऊपर आप देखो अगली कंडीशन क्या आ रही थी? वो कह रहा था एंड एम्प्लॉय नेम इज नॉट इक्वल टू जो जे डॉट डो। ये देखें, प्रोजेक्ट नंबर से जब मैं ऊपर की तरफ मूव की तो यहाँ पे उसने क्या किया? सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय नेम इज नॉट इक्वल टू जे डॉट डो आ गया। फिर अगेन नेक्स्ट पे क्या आता था? एंड प्रोजेक्ट डॉट पी नेम इज इक्वल टू कैड स्लैश कैम। अगेन ऊपर जाके सिर्फ हमने क्या किया कि अब हमारे पास जो क्यूरी लिखी हुई थी उसकी हर स्टेटमेंट को हमने उठाया और ट्री की अप्रोप्रिएट जगह पे जाके उसको फिक्स कर दिया ताकि एक सीक्वेंस हमारा बनता जाए। हमें ऊपर और नीचे वाली क्लियर थी, हमें पता था रूट नोड पे क्या लिखना है, लीफ नोड पे क्या लिखना है। और हमें ये भी पता चल गया कि लीफ नोड से हमने हिरारकी बनाते बनाते हमने आंसर की तरफ जाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम आंसर पहले फाइंड आउट कर लें और हम अपने क्वेश्चन की तरफ पहले चले जाएं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बॉटम टू अप अप्रोच है कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो आपने सिंपल क्या करना है? आपने सेलेक्ट की स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिख देनी है, उसके बाद फ्रॉम वाली आपने सबसे नीचे लीफ नोड पे लिख देनी है और दरमियान वाली को आपने क्या करना है? आपने लीफ नोड से ही उसको जोड़ते जोड़ते जाना है और ऊपर तक आपने चले जाना है। उसी सीक्वेंस में आपने चीजें यहाँ पे
ऐड करते जाना है ऊपर ऊपर, जिस तरह से आपकी यहाँ पर क्यूरी में ऊपर से नीचे की तरफ दी हुई थी। ये बहुत आसान है, एक दो एग्जाम्पल आप इसकी करोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपकी बेसिक एग्जाम्पल थी। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखो, आपको ये साइज इसका थोड़ा छोटा लग रहा होगा। साइज छोटे का मतलब सिर्फ उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने जो वेयर क्लॉज के अंदर जितनी भी कंडीशंस थी उनको पकड़ के एक लाइन के अंदर उन्होंने लगा दिए। उसकी रीजन ये है कि आप इस डिटेल्ड ऑपरेटर ट्री को जब आप देखोगे, आपको यहाँ पे बिल्कुल एक नजर दे के कंडीशन में नहीं पता चलेगा कि आप किस जगह पे एंड लगा रहे हैं, कहाँ पे कोई और स्टेटमेंट यूज हो रही है। आप ये देखो, एम्प्लॉय इज नॉट इक्वल टू जे डॉट डो, उसके बाद अगली स्टेटमेंट थी एंड पी नेम इज इक्वल टू कैट स्लैश कैम, फिर था एंड ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 और 2 years। तो ये एंड ऑपरेटर यहाँ पर मिसिंग था। उस चीज की क्लैरिफिकेशन के लिए, ये डिटेल के लिए हमने क्या किया, हमने अपना नेक्स्ट ऑपरेटर ट्री बना दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। हमने क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या हमें जर्नल ऑपरेटर ट्री बनाने को कहा गया है या इक्विवेलेंट ऑपरेटर ट्री बनाने को कहा गया। अगर तो जर्नल ऑपरेटर ट्री कहा गया है तो ये हम अपना सिंपल वाला यूज कर लेंगे, ये जो हमारी एग्जांपल आती है ऑपरेटर ट्री की। अगर इक्विवेलेंट ऑपरेटर ट्री कहा जाता है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे ऊपर टॉप पे रूट नोड के ऊपर हमने अपने सेलेक्ट क्लॉज लिख देनी है। लीफ नोड के ऊपर हमने क्या लिख देनी है, अपनी सारी की सारी फ्रॉम क्लॉज रख देनी है। यहाँ पर वहां से हमारा जो हिरारकी बन रही थी, यानी कि जो हम ज्वाइन कर रहे थे वेयर क्लॉज में, वो हमारा एज इट इज आएगा। उसके बाद जो हमारी ओरिजिनल कंडीशंस यूज हो रही थी, जो हमारी नेम के ऊपर थी, प्रोजेक्ट नेम के ऊपर थी और ड्यूरेशन के ऊपर थी, उनके दरमियान हमने जहां जहां एंड और यूज किया था वो आपने एक ही लाइन में लिख देना है। उसको आपको अलग अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका ऑपरेटर ट्री स्क्वीज हो जाएगा, उसका साइज भी कम हो जाएगा और ये मोर क्लैरिफाई हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें क्लियर नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर जब हमने इस ऑपरेटर ट्री को यानी कि जर्नल ऑपरेटर ट्री को और उसके बाद जो हमने इक्विवेलेंट ऑपरेटर ट्री देखा था, इसको जब हमने मर्ज करने की कोशिश कर दी है तो हमारे पास ये ओरिजिनल फॉर्म में री रिटन ट्री आ जाता है। टॉप पे क्या आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया, लास्ट में क्या आ गया, 3 वैल्यूज थी लीव्स की, यानी कि प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और एम्प्लॉय नंबर, और हर एक के अगेंस्ट हमने उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को सेपरेट कर दिया। उसकी रीजन ये है, कंडीशन जो नेम के ऊपर थी कि हमें जे डॉट डो नेम नहीं चाहिए, वो कहाँ से हमें मिलना था, वो एम्प्लॉय के टेबल से मिलना था। हमने उस कंडीशन को स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाली कंडीशन कहाँ से जनरेट हुई है, ये एम्प्लॉय के टेबल से हुई है। इसी तरह से जो ड्यूरेशन थी, वो ड्यूरेशन हमें ना तो प्रोजेक्ट के टेबल से मिलनी थी ना एम्प्लॉय के टेबल से, वो हमें कौन से टेबल से मिलनी थी, असाइनमेंट वाले, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट एम्प्लॉय ड्यूरेशन को असाइन किया था। तो हमने ड्यूरेशन को कहाँ से निकाली है, असाइनमेंट वाले टेबल से। इसी तरह से प्रोजेक्ट का नेम ना तो हमें एम्प्लॉय के टेबल से मिलना था ना असाइनमेंट के टेबल से मिलना था, बल्कि प्रोजेक्ट के टेबल से मिलना था, प्रोजेक्ट का नेम। तो वो हमने वहां से निकाल लिया और इसी तरह से ये आपकी हिरारकी मूव ऑन होती गई। नेक्स्ट लेक्चर कंटेंट के अंदर हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे जो डेटा लोकलाइजेशन का था। उसके अंदर हम लोगों ने देखना है लोकलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, फिर हम देखेंगे ये रिडक्शन फॉर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, फिर रिडक्शन फॉर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, डिराइव फ्रेगमेंटेशन और लास्ट में हम हाइब्रिड रिडक्शन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।